Assalamualaikum and welcome again to Nova Nights. कैसे सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोमवार के नेक्स्ट पार्ट को इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लेकर सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। तुमने कहा था ना जैसे ही तुम्हारा शोहर दुबई के लिए रवाना हो जाएगा तुम मुझसे मिलने आओगी। मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो लोग कल के यहाँ से चले गए हैं, फिर तुम अभी तक क्यों नहीं आई? इब्राहिम के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था क्योंकि वह सुबह से उसको फ़ोन बनाने की कोशिश में था। हर दफ़ा फ़ोन सहारा की बजाय उसकी सास उठा रही थी। वो चला गया है तो क्या, अगर इधर होता भी तो मुझे कौन-सा किसी ने रोक पाना था? मैं अगर नहीं आई हूँ तो उसकी वजह तुम्हारी बीवी है जो इस वक़्त भी तुम्हारे घर पे मौजूद है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। सहारा ज़रमीन की मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे घर पर मेरी माँ का बहलाने के लिए एक खिलौने के तौर पर रखी गई है। अगर मेरे अल्फ़ाज़ का यकीन कर सकती हो तो बता देता हूँ, आखिरी दफ़ा मैं 3 माह पहले उसके पास गया था। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अजनबी लोग हैं, पर अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो सारे ख़ानदान वाले मेरे खिलाफ़ हो जाते हैं। अपनी मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया है? तो मैंने तुमसे सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया है, सिर्फ़ एक मुतालबा। अगर उस औरत की कोई हैसियत ही नहीं है तो फिर तुम्हें उसको घर से बेदख़ल करते हुए इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? इब्राहिम अहमद, मैंने तो औलाद को छोड़ते वक़्त भी 2 सेकंड के लिए नहीं सोचा। तुम एक बेवक़्त की औरत छोड़ते हुए भी अपना नफ़ा-नुकसान सोच रहे हो। इसके सारा सच सामने आ गया है। मोहब्बत सिर्फ़ मैंने की थी, तुमने नहीं। तुम कल भी बेवफ़ा थे, आज भी बेवफ़ा ही हो। वो फ़ोन लाइन में गुस्से से रोते हुए चीख-चिल्ला रही थी। अगर साहब नज़र आ जाते होती तो जान पाती कि वो कल ही भी मुफ़ाद परस्त था, वो आज भी मुफ़ाद परस्त है। उसने फ़ोन बंद किया तो इब्राहिम ने अपना फ़ोन सीट गुस्से पर से मेज़ पर फेंक दिया। ये सच था, आजकल उसके ज़हन पर सहारा पूरी तो तरह पर सवार थी, उसका कुछ और नहीं सूझ रहा था। इंसान जब बुराई का दिल में इरादा कर लेता है, तो उसका ज़हन पूरी तरह उसकी ख्वाहिश का गुलाम हो जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से अपने हर अमल को सफ़ाई तलाश कर लेता है, चाहे वो अमल कितना ही बुरा क्यों ना हो। इब्राहिम के अंदर भी अब जो एक आध दर खुला था, सहारा के आखिरी रोने-धोने को देखकर वो भी बंद हो गया, क्योंकि ये बात सच थी, उसे सहारा से मोहब्बत की थी, ज़रमीन सिर्फ़ बीवी थी। ज़रमीन के कर्ब के लिए दिल में आग नहीं लगती थी, ना वो दिल और दिमाग को काबू करने की सलाहियत रखती थी। उसने सोच लिया जब वो अपना शौहर और बच्चे सिर्फ़ इसलिए छोड़कर आने को तैयार है, तो क्या वो उसके लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? उसी वक़्त ऑफ़िस से निकल आया, घर में दाखिल हुआ तो उसी किसी की मौत के परवाने पर दूर कहीं साइन हो चुके थे। लेकिन जाने वालों का काफ़िला रास्ते में था। ज़रमीन लाज़िमा को साथ लेकर ड्राइवर के साथ अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। जिस वक़्त वो घर में दाखिल हुई, पैगाम मिला, सब घरवाले इसकी सास के कमरे में जमा हैं और उसको भी वहीं बुलाया है। उसके तो वह वहम-गुमान में भी ना था अंदर क्या होने जा रहा है। कमरे का दरवाज़ा हल्का-सा बचा कर अंदर तक गई तो बेटी ने उसके हाथ की उँगली थाम रखी थी। कमरे में उसकी सास, ससुर, जेठ, उसकी बीवी, साथ में बीवी की माँ जो कि उनके रिश्ते में चच्ची लगती थी। वहाँ महसूस की जाने वाली खामोशी थी। वो अंदर आई तो तमाम नज़रों ने उसको फ़ोकस किया, सिवाय उसके अपने शौहर ने। वो चेहरे पर नफ़रत लिए अपने हाथों लगाई गई आग की तबाही देखने को तैयार बैठा था। सबसे पहले बोलने वाला भी वही था। पूछे इससे किसके साथ मुँह काला करके मेरी इज़्ज़त का ज़राना निकाल कर आ रही, आखिर हर रोज़ सुर्ख़ी लगाकर बेटी को लेने के लिए बहाने से किसको मिलने जाती है? ज़रमीन ने नासमझी के एहलम में अपने शौहर की जानिब देखा। वो उसकी इज़्ज़त का रखवाला था। वो रखवाला जिसको उसकी एक सिफ़्त की वजह से अल्लाह ने उस औरत पर हाकिम मुकर्रर किया था। ये कोई छोटी बात है या कोई मज़ाक है? एक इंसान के सारे हक़ूक़ किसी और के नाम लिख दिए जाए? ये निकाह का एहतराम है, ये इस रिश्ते का तकद्दुस है, और जब ये तकद्दुस यूँ पामाल होता है तो बराह रास्त अल्लाह की बारगाह से लानत आती है। ज़रमीन अभी इसी उसकी बात समझ भी ना पाई थी, ना ही अपनी ऊपर जमी तमाम हाज़रीन की नज़रों का जवाब माँगा था कि इब्राहिम ने अपनी जगह से उठते ही उसके ताबूत का आखिरी कील भी ठोंक दिया। अम्मा, मैं सिर्फ़ आपकी वजह से इस बदकिरदार औरत के साथ निबाह करने पर मजबूर था, मगर अब नहीं, मुझे अपनी नस्ल नहीं बर्बाद करनी, इसलिए मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में आप सबके गवाह मानकर ज़रमीन को तलाक देता हूँ। आज से मेरी तरफ से आज़ाद है, मैं उसको तलाक देता हूँ। उसने मेरी वफ़ा और मोहब्बत का एहतराम नहीं किया, मैं उसको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। बेटी ने भी अभी तक अपनी माँ की उँगली थामी हुई थी। वो बाप के मुँह से निकलने वाले अल्फ़ाज़ का मफ़हूम तो नहीं समझ पाई रही थी, पर सबको यूँ खामोश देखकर सहम सी ज़रूर गई थी। ज़रमीन का वजूद बिल्कुल साक़ित हो गया, पलकें तक जामद हो गई। वो यकटक इब्राहिम का चेहरा देख रही थी, उस शख़्स का चेहरा देख रही थी जिसको उसने पूरी कायनात माना था। वो जैसा भी सख्त रवैये वाला, गुस्सा वाला मर्द था, पर ज़रमीन उसको देख-देख कर जीती थी। उसकी ज़रा-सी तवज्जो पाने के लिए क्या-क्या जतन करती जाती थी। वो मर्द आज उसको इस तरह से आबरू कर गया था।
خود اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ عزت کرنے والے یہ نہیں کہتے کہ اس نے مجھ سے ایسا کیوں کیا، پیار والے اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ آخر کیوں اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ تھما دی، کہ وہ ایک ہی لمحے میں تمہاری شاخ رگ کاٹ گیا۔ زمین کی پتلیاں اپنی نارمل سائز سے بڑی نظر آ رہی تھی، اس نے کسی اور کی جانب نہیں دیکھا، ایک لفظ نہیں بول سکی، جہاں کھڑی تھی وہیں پورے قد سے ڈھہ گئی۔ وہ جو اس کا تماشا دیکھنے کو عدالت لگائے کھڑے تھے، جب اس پر کیچڑ اچھالا گیا کوئی کچھ نہ بولا، کسی نے آگے بڑھ کر اس پر سر پر تسلینا کا ہاتھ نہیں رکھا، اس کی حمایت منہ ایک دفعہ بھی زبان میں نہ کھلی۔ وہ سب اس کے گرتے ہوئی اس کے جانب لپکے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، ایک دل ٹوٹ کر بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی اس کو یوں بے حس و حرکت فرش پر ڈھیر ہوا دیکھ کر چیخنے لگی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ مما کیا آپ ٹھیک ہو؟ مما ایسا کیوں لیٹ گئی ہو؟ مما اٹھو نا دادو، ماما کو کیا ہوا ہے؟ اس کی دادی روتے ہوئے اپنے گال پیٹ رہی تھی، کوئی ڈاکٹر کو فون کرو۔ یہ اس کے سسرال کی آواز تھی، جبکہ ابراہیم کے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی۔ جہاں مکمل خاموشی تھی، گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھڑکن کا اندازہ کرنا چاہا، وہاں بھی مکمل خاموشی تھی۔ ہسپتال والوں نے بعد میں تصدیق کر دی، اس کی موت حرکتِ قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس اسائے روز قیامت کہنا ہے، ربا جے سانو لوک ملنے سن پتھر ورگے تے ساڈا دل کچھ دانا بنایا ہے۔ ہم لوگ یہاں لنچ کے لیے آئے تھے اور اب باہر شام اتر رہی ہے، باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابے کے کہنے پر بے اختیار سب کی نظریں کھڑکی کے باہر نظر آنے والے کھلے آسمان پر گئی۔ سالے کو تشویش سے شیربخت کی جانب دیکھا۔ شیربخت کیا خیال ہے، ہمیں اب نکلنا چاہیے یا یہ نہ ہو زیادہ دیر ہو جائے، پھر بس بھی پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے؟ ہاں ہاں بس نہیں ملے گی تو یہاں کون سا کسی کو ٹھکانا ہے، یا کوئی تم دونوں کا جاننے والا رہتا ہے؟ ذرا سوچو، اندھیری رات، ساتھ میں ایک جوان لڑکے کی ذمہ داری، دیر ہو جانے کی صورت میں تم لوگوں کو رات بس اسٹیشن پر گزارنی پڑے گی۔ پتہ بھی ہے بھائی نے تو جانا ہے، پھر بھی غیروں جیسی بات۔ زینب نے غصے سے سارا نقشہ کھینچ دیا۔ ہاجرہ نے ہنستے ہوئے وارن کیا، زینی نے اس وقت کچھ زیادہ ہی ٹھونس لگایا ہے کہ آپ لوگ اس کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر غصے میں آپ کے اوپر بیٹھ گئی تو نانی یاد آ جائے گی۔ نہیں ہے محترمہ، ہیوی ویٹ فائٹر ہے۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زینی نے حاجرہ کا منہ چڑھایا۔ سردار نے کافی کا سپ لیتے ہوئے زالے کا مخاطب کیا، مس کل فکر نہ کریں، میں نے بھی اسی جگہ جانا ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کو ساتھ لے چل سکتا ہوں۔ زالے خجل سی ہو کر کھڑی کر صفائی دینے لگی، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ آج ادھر ہی رکنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ نہیں اماں گھر پر اکیلی ہیں، رکنے کا جواز ہی نہیں ہے، ویسے بھی میں جس کام سے آیا تھا وہ صبح ہی کر لیا تھا، بلکہ میرا خیال ہے اب اس سب کو ہی اٹھنا چاہیے۔ اپنی اپنی کافی پی کر سب نے باہر کا رخ کیا۔ نعمان نے کہا، اور وہ ابیک اور لڑکیوں کو چھوڑ دے گا۔ سالے اور شیربخت کو اب سردار کی گاڑی میں گاؤں کی جانب جانا تھا۔ اب سب ایک دوسرے کا خدا حافظ بول کر اپنی اپنی شیٹ پر بیٹھ گئے، سوائے زالے اور زینی کے۔ زالے زینی کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے گئی۔ باہر آتے ہوئے بھی وہ لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ پارکنگ میں اس وقت ان کی دو گاڑیوں کے علاوہ ایک آدھ کار اور بھی موجود تھی۔ مجھے تم کو یہ سب آرام سے تفصیل کے ساتھ بتانا تھا، مگر اب وقت ہی نہیں اتنا ملا۔ حالانکہ میں خاص یہی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کو ڈھونڈ لیا، اس کے ساتھ فون پر بات بھی کرتی ہو۔ میں مر تو نہیں گئی ہوئی تھی، ایک فون ہی کر لیتی۔ کیسا فون کرتی؟ جیسے ایک اپنے کالے کلوٹے کو کرتی ہو۔ اب نہیں کر پاؤں گی، میں نے فون توڑ دیا ہے۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے، یعنی وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہوئے بھی ایسا سلوک کر رہا تھا۔ ویسے سالے ایک بات کہوں، اچھا ہے جان چھڑوا لو، اتنے بدصورت انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کون سا آسان ہے، اوپر سے بچے بھی کالے کالے ہوں گے۔ سالے نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کو ہاتھ چڑھا۔ وہ کالا کلوٹا اتنا نخرے والا ہے، میری آواز تک سننا نہیں چاہتا ہے۔ سالے کی آنکھوں میں بھرنے والی نمی نے زینب کو حیران کر دیا۔ زالو یہ کیا، تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ نہیں میں اس کے لیے نہیں رو سکتی، وہ لگتا ہی کیا ہے، پر اس دن جب برف میں میرے مارنے پر میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ایک آنسو پھسل کر گال پر پھیل گیا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہ سکو، کیونکہ تمہاری زندگی میں اگرچہ والد نہیں ہے پر بھائی کی مضبوط بیک حاصل ہے۔ تم اتنے اعتماد کے ساتھ ہر بات اس کے ساتھ کرتی ہو، تمہاری شخصیت کی یہ مضبوطی کہیں نہ کہیں اس میں تمہاری بھائی کا ہاتھ ہے، کیونکہ عورت کو گھر کی چار دیواری سے اعتماد ملے تب ہی وہ باہر کی دنیا کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی ہے۔ ڈیری سہمی عورت کہاں کامیاب ہوگی؟ میری زندگی میں باپ بھی نہیں تھا اور نہ ہی سردار جیسا بھائی۔ میں نے ساری عمر دوسروں کے چہروں پر اپنے لیے ناگواری بد اعتمادی دیکھتے دیکھتے گزاری، ایک صرف پڑھنے کی آزادی تھی، وہ بھی تایا کہا کرتے تھے انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔
ताई के लाख मुखालफत के बावजूद उन्होंने मुझे तालीम के मुकालमे में कोई रोक-टोक नहीं दिखाई। इसलिए कालिया मेरी ज़िंदगी में आने वाला वो वाहिद मर्द है, एक लम्हे को ही सही, पर जिस दिन वो आया था उस गाड़ी में, मुझे उस पर गुस्सा तो था, पर मेरे अंदर उसके लिए कोई नागवार जज़्बा नहीं जागा। मुझे उसको वहाँ देखकर सुकून का एहसास हुआ था, इसलिए तो मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वरना ये फ़ोन सीधा ले जाकर पुलिस को दे देती। वो लोग राहेल के कातिल को ढूँढ रहे होंगे। अगर ताई की फैमिली को असल कातिल का रसाई हासिल हो जाए तो हो सकता है वो लोग मुझे माफ़ करते हैं। वो इर्द-गिर्द से बिल्कुल क हटकर बातों में मसरूफ़ थी, जब सरदार की आवाज़ इतने करीब से उभरी कि दोनों ही चल पड़ी। तुम लोग ये बात जानती हो ना, इस वक़्त पार्किंग में खड़ी हो, तौबा है, आराम से इंसानों की तरह नहीं बात कर सकते। सनी ने भाई के सीने पर हाथ मारा। चलो सारे 1-2 दिन यूँ का काम रह गया, मैं घर आ जाऊँ, फिर कल कर बात करेंगे। अभी अपना ख़्याल रखना। हॉस्टल का नंबर सरदार के पास है, जब जी चाहे ऑफ़िस से कॉल कर लेना। एक-दूसरे को गले मिलकर रुखसत हो गई। श श शुक्र है जी तुम लोगों ने इजलास मुलतवी हुआ, वरना मैं तो इधर ही बिस्तर लगाने का सोच रहा था। हाजरा क्या हो सोच रही थी हाजरा की बात पर सारे ने मुस्कुराते हुए दूर से हाथ हिलाया। दोनों गाड़ियां अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। शेर वक्त अगली सीट पर सरदार के साथ बैठा था। दोनों ट्रैफिक पर गुफ्तगू करने में मसरूफ थे, जो अंदरूने शहर एक जगह पर बड़ी बड़ी तरह से जाम थी, जहाँ से निकलते निकलते उन्हें आधा घंटा मजीद उधर ही लग गया। आखिर अल्लाह अल्लाह करके ट्रैफिक खुली और गाड़ी आगे बढ़ी। साले अगली तरफ होने वाली बातों से बिल्कुल बेनियाज खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। वो जो बात उस दिन से अपने आप से कह भी नहीं कर पाई, आज ज़ैनब के सामने मान कर आ गई थी। उसकी सोच का तसलसल गाड़ी की ब्रेक को लगने पर टूटा था। बाहर अच्छा खासा अंधेरा चुका था। अभी उनको शहर से निकले सिर्फ 15-20 मिनट हुए थे, इसलिए एक बात तो पक्की थी, अभी वो लोग गांव से काफ़ी दूर से सारे की तरह सामने विंड स्क्रीन से सराते मंजर पर पड़ी, तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। एक गाड़ी सड़क के दरमियान में रास्ता रोक के खड़ी थी, साथ में 3 बड़े बड़ी मूंछों वाले आदमी इसलह उनकी गाड़ी पर ताने खड़े थे। उसी दौरान एक गाड़ी पीछे की जानिब रुकी, जो एक खुली जीप थी। उसमें से भी 4 आदमी निकले। साले की आंखें उस मंजर पर एक अब जगह से उबल कर बाहर गिरने को तैयार थीं। वो अपनी जगह से उठकर दोनों सीटों के दरमियान आंखें को झुक कर पूछने लगी, क्या हो रहा है? उन लोगों ने हमको क्यों रोका है? सरदार भी परेशान हो गया। उस पर एक चढ़ती नजर डालकर फिर उसे सामने क्या देखने लगा। एक पगड़ी वाला आदमी अपनी बड़ी मूंछों और दाढ़ी के अंदर तकरीबन छुपा हुआ था, बस मोटी मोटी उबली आंखें नजर आ रही थी। उसने आकर सरदार वाली साइड पर खिड़की बजाई। ना चाहते हुए भी सरदार ने दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने बलोची में सरदार को कुछ कहा, जिस पर फौरी तौर पर उसका ये रद्द-ए-अमल आया। सरदार ने गाड़ी का इंजन बंद किया, उनको अंदर से गाड़ी लॉक करने का बोलकर बाहर निकल गए। उसके ये उस आदमी ने सरदार को कहा क्या है? कह रहा था, बाहर निकलकर हमारी बात सुनो। ये लोग हैं कौन? इलाका गैर आदमी है, काफ़ी खतरनाक है। बंदे को मौके पर ही मारकर गायब हो जाते हैं। अब दुआ करो आज हम यहाँ से ज़िंदा निकल जाएँ, वरना अपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी पड़ेगी। फ़रिश्ता हाज़िर हो गया है। शेरबख्त बहादुर नज़र आने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। दोनों की नज़रें सामने अंधेरे में घूर रही थी। जहाँ वाहिद रोशनी सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं थीं, वो भी 4-5 लोगों ने दरमियान में ही रुक रखी थी। साले हस्ब आदत अपने नाखून काट रही थी। वो 2-3 मिनट बाद सरदार लौटा, चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासरात थे। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सर अंदर शेरबख्त बाहर आओ। शेरबख्त ने सारे नज़र से सरदार को देखा, जिसने कोई वजाहत न दी। वो बाहर निकलने में लगा तो सारे ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और सरदार से पूछेंगे उसको क्यों बाहर बुलाया है? मिस कुल अब प्लीज़ ज़रा चुप करके बैठेंगी? चलो शेरबख्त बाहर आओ। शेरबख्त अपनी अभी गाड़ी से निकला ही था कि एक को क्लिशनकोफ वाला आदमी उसको हाथ से पकड़ के पीछे वाली गाड़ी की जानिब ले गया। आगे खड़ी गाड़ी भी स्टार्ट होकर सीधी हो गई। साले पहले तो शेरबख्त वाली सीट पर आई, वहाँ से खुले दरवाजे से बाहर निकलने के इरादे में थी, जब पीछे से सरदार ने उसको खींचकर सीट पर बिठा दिया, हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा खोलने वो लोग शेरबख्त को किधर लेकर जा रहे हैं? दूसरी दोनों गाड़ियाँ अपने पीछे गर्द गए ऊंचे होते बादल छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। अब किसी एक को तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ी थी। आप तो जान बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। क्या मतलब है? आपने अभी अपनी और मेरी जान के बदले शेरबख्त को इन लोगों के हवाले किया है। तो और क्या करता? वो लोग बड़ा कैश माँग रहे थे, जो मेरे पास नहीं था। अब या तो उन्होंने मुझे गोली मार कर जाना था, दूसरी सूरत में अपनी गाड़ी देता, या शेरबख्त को। अब गाड़ी देकर खुदकुशी करने वाली बात ही नहीं होनी थी। गाँव अभी काफ़ी दूर है। इधर से बच जाते हैं तो कोई और रास्ते में मार देता। अब कम से कम हम घर तो जा सकते हैं। आप फ़िक्र न करें। उन लोगों ने कहा है, अगले 24 घंटों तक अगर मैं उनको रकम का इंतज़ाम कर देता हूँ, तो वो शेरबख्त की
उसकी जान बख्श देंगे। तब तक शेरबख्त उनके साथ ही रहेगा। साले को बातों में लगाकर उसने गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से रास्ते पर गामजन की। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बज़ाहिर परवकार हमदर्द नजर आने वाले इंसान असल में इस कदर बेसूरत थे। आपने अपनी जान के लिए उस टके की गाड़ी के लिए एक गरीब की जान को कुर्बानी दे दी। ऐसे काम दुनिया में आम होते हैं मिस्कुल, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है सरदार वज़ान खां साहब। आपको अंदाज़ा भी है अब क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास हैवानी अमल का हिस्सा नहीं बन सकती। गाड़ी रोके मिस्कुल, पागलों से बातें ना करें। यहाँ पर इस वक्त गाड़ी रोकना सरासर खुदकुशी है जो मैं नहीं कर सकता। मैं आप जैसे इंसान के साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी। आपने जो शेर दिल इसके शेर के साथ किया, आपको इस गरीब पर इतना जुल्म करते हुए रहम नहीं आया। और खुदा का नाम ले मिस्कुल, वो अगर मर भी जाता है तो किसको फ़र्क पड़ना है। बाप उसको छोड़ चुका है, माँ के लिए वो होना न हो कोई परवाह नहीं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, मत भूलें अगर आपने जाकर किसी को बताया कि मेरे खिलाफ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कल मैं अपने दोस्त के साथ बात करूंगा, नुमान भी उसको बाजियाब करवाने में मदद कर सकता है। सारे की आंखों से स्याल बहने लगे। वो सरदार से बहुत दूर होकर दरवाजे से लगकर बैठ गई। गाड़ी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। सारे के अंदर अंदर बाहर वहशत से रायत कर गई। 2-4 मिनट लगे थे। इसका इतना प्यारा दोस्त भाई उस वक़्त न अचानक किन लोगों के कब्ज़े में चला गया था। सरदार इतना बुज़दिल और कम हिम्मत इंसान निकला था। एक गरीब की ज़िंदगी देकर अपनी आज़ादी खरीद कर भागा था। गाड़ी की गेट से दाखिल होकर रुकते ही वो अपनी जानवी का दरवाज़ा खोलकर दौड़ती हुई ग्राउंड अबूर कर गई। वक़्त ज़्यादा नहीं हुआ था मगर सर्दी ने उस सबको अपने-अपने कमरों में तक महदूद किया हुआ था। हॉस्टल के हॉल रूम से लड़कियों की आवाज़ों के साथ टीवी भी सुनाई दे रहा था। सारे ने कमरे में जाकर ही साँस लिया। दरवाज़ा बंद करके अपनी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से स्क्रीन टूटी वाला फ़ोन बरामद किया। अंदर वाले दरवाज़े से दराज से फ़ोन का चार्जर लगाकर फ़ोन को ऑन करने की कोशिश की जो कि नाकाम हुई। काम था तो से उसने एक दफ़ा फिर ट्राई की, या अल्लाह एक दफ़ा सिर्फ़ एक दफ़ा ये फ़ोन चला दे, आज मुझे वाक़ई इसकी ज़रूरत है। या अल्लाह उस बेकसूर की जान बचाने, ये फ़ोन मेरे लिए आखिरी उम्मीद है। मैं उसको शहर जाने पर मजबूर नहीं करती तो वो उस तरह हुआ ना होता। वो दिन 2 दिन पहले उसी फ़ोन को सारी रात पानी में रखने के बाद भी जब उसने मेरी ज़िंदगी का सार फिर भी ना गए, तो उसने अपनी बूट की भारी सोल से 3-4 ज़रबे लगाने के बाद स्क्रीन का ये करके फ़ोन यूँ ही अलमारी में कपड़ों के नीचे फेंक दिया था। रोने से अब सर में शदीद दर्द हो रहा था। बार-बार ट्राई करते रहने से बिला आखिर फ़ोन ने दिखा ही दिया कि वो एक इंतहाई ढीठ फ़ोन था। स्क्रीन रोशन होती ही देखकर ज़ारे ने अपने आंसू साफ़ किए और सीधी होकर बैठ गई। डायल का नंबर मिलाते हुए आज फिर उसके हाथ काँप रहे थे। बेल जाती रही मगर कोई जवाब ना आया। दोबारा नंबर मिलाते हुए अल्लाह से दुआ करती रही, सिर्फ़ एक दफ़ा उसको बोलें, सिर्फ़ आज मेरी कॉल उठा ले, मैं दोबारा कभी उसको तंग नहीं करूँगी। वो मुझे छोड़ना भी चाहता है तो उसको बोलें छोड़ दे, पर आज एक दफ़ा ये नंबर उठा लें। उसके बार-बार मिलाते रहने पर जब आखिरकार दूसरी तरफ से जवाब आया तब तक वो सारा सब्र खो चुकी थी। मैं तो समझा 2 दिन सुकून के गुज़रे हैं, शायद अगली ज़िंदगी भी ऐसे ही गुज़र जाएगी, पर आई गेस आई एम नॉट दैट लकी। ज़ालिद सिवाय रोने के और कुछ न कह सकी तो वो थोड़ी नरम से बोला, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो कालिया? तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ ना मत करना, एक दफ़ा मेरी मदद कर दो, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। पहले तो रोना बंद करो फिर बताओ किसी कैसी मदद की ज़रूरत में चाहती हो। वो आज मैं शेरबख्त के साथ शहर गई थी। शेरबख्त कौन है? जिसको फ़ोन वाला पैकेट दिया गया था। फ़ोन वाला पैकेट मैंने नहीं भेजा था। ज़ालिया खामोश हो गई, फिर मुख्तसर सा शेरबख्त का तारुफ देकर बताने लगी। शहर से वापसी पर देर हो गई। सरदार के साथ हम लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में आकर गैर के लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और वो लोग शेरबख्त को अपने साथ ले गए। तुम्हें कैसे पता कि वो इलाका गैर के आदमी थे? मुझे शेरबख्त ने ही बताया था। तब वो उसको लेकर जा रहे थे। क्या उसके पास इतना वक़्त था कि वो तुम्हें बता सकता? नहीं, वो उसकी गाड़ी रोकते ही नहीं लेकर गए थे। पहले वो सरदार गाज़ान से बातें कर रहे थे, फिर आकर उसको ले गए। क्या उस लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी है? वो तो इतना बेज़रर इंसान है, उसके साथ किसकी दुश्मनी होनी है? पर ज़ाले जी, कोई भी उस तरह से गैर अहम इंसान को क्यों अगवा करेगा? बात समझ से बाहर है। अगर वो अगवाकार थे फिर तो कबीले के सरदार को लेकर जाते। शेरबख्त का उन्होंने चार डालना था। उसका बाद बाप बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, हो सकता है उससे पैसे बटोरने के चक्कर में उसको ले गए हों। तुम प्लीज़ उसकी मदद करो। देखो यूँ जो आदमी के इलाक़े गैर के हत्थे चढ़ गया है, उसकी वापसी नामुमकिन सी बात हुई होती है। पर मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर तो वो उसको अपने इलाके में लेकर गए हैं तो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, पता करवा लेते हैं। मैं तुम्हें 2-4 घंटों तक मालूमात लेकर बताता हूँ। पर तुम सरदार गाज़ान के साथ शहर गई क्यों थी? मैं उसके साथ नहीं गई थी, बल्कि शेरबख्त और मैं अकेले गए थे। ठीक है, अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह वो बंदा सुबह 7-8 बजे तक घर पहुँच जाएगा। अगर नहीं तो समझ लेना उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी, वो लोग उसको क्यों मारना चाहेंगे? उसने इनकार किया।
उनका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, मगर मुसीबत में तो मैं भी हूँ। इससे ज़्यादा सोचना बंद करो और आराम से सो जाओ। साथ ही लाइन बेचैन हो गई, सारे अपने इख्तियार में फ़िलहाल जो कर सकती थी उसने कर दिया। यही एक बंदा जो उसके इल्म के मुताबिक कुछ तो कर ही सकता था, जो ज़ालिक और राहील अहमद के घर से उसके बंदों के नाक के नीचे कर निकाल कर लेके जा सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। इसने जिसने हाथों-हाथों रहील अहमद जैसे बॉडी बिल्डर आदमी को सेकंडों में मौत की नींद सुला दिया था। अगर वो भी यहाँ फ़ेल हो गया, तो आगे साले नहीं सोचना चाहती थी क्या होता। उसे ख़्याल है आज एक नई शेरबख्त ने जन्म लिया था। अभी के ऑफ़र पर उसने मासद कर ली थी। वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर शहर नहीं रह सकता था। फिर उसकी गुलबदन भी तो थी, जिसके बगैर उसका कहीं दिल नहीं लगता। पर शेरबख्त ने अबैक के साथ वादा ज़रूर किया था, वो गाँव में रहकर ही मैट्रिक की तैयारी शुरू कर देगा। और अब ये क्या हो गया? और खुदा ना करे वापस ना आया तो वो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगी। सारी रात बेड पर मुर्गी की तरह वो गर्दन अकड़ाए बैठकर कभी फ़ोन या स्क्रीन को घूरती तो कभी घड़ी के हिंसों को जो हर लम्हे के साथ बदल रहे थे। ऐसे ही बैठे-बैठे न जाने कब नींद की वादी में उतर गई। शदीद ठंड के सांस पर आँख खुली थी। इधर-उधर हाथ मारकर कंबल खींचकर अपने ऊपर डाला। एक दफ़ा फिर आँखें बंद हो गई। मगर ज़्यादा देर तक नहीं, बाहर से आने वाली आवाज़ों से बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि दिन चढ़ चुका था। साथ ही रात की तारीकी में तो पेश आने वाले होलनाक वाक़या शऊर की स्क्रीन पर रोशन हुआ। एक झटके से कंबल फेंक कर उठी। मोबाइल पर वक़्त देखा, सुबह के पौने 9 हो रहे थे। कालिया ने कहा था अगर 7-8 बजे तक ना वो आया तो बेड से निकलकर वो जो गर्ज पहने लिबास स्वेटर कल वाले अभी तक उस हालत में जिस्म पर मौजूद थे। शॉल को सर पर डालने के बाद वॉशरूम से निकले से गली की भागने के अंदाज में कमरे से निकलकर मंडेर के पास आई। वहाँ से गेट का जायज़ा लिया तो आज चौकीदार को तन्हा ही पाया। ज़ाले को लगा जैसे दिल रुक जाएगा। भागती हुई नीचे गई, वार्डन और कई लड़कियों से पूछा क्या आज शेरबख्त को देखा है? सबकी जानिब से जवाब नफ़ी में आया था। चौकीदार से भी यही सवाल किया। रोज़ तो वो खाना खराब का बच्चा 6 बजे ही आ जाता है, पर आज अभी तक नहीं आया। क्या तुम उसके घर से वाकिफ़ हो? बता सकते हो वो किधर रहता है? क्यों नहीं? गाँव शुरू होते ही दाएँ हाथ पर पहला गली में सबसे आखिरी घर उसी का है। अच्छा शुक्रिया बहुत। चौकीदार से मज़ीद कोई सवाल किए बगैर वो बड़े-बड़े कदम उठाते हाँफती हुई शेरबख्त के घर पर चल पड़ी। सामने से ठंडी हवा पड़ने से आँखों में पानी आए जा रहा था। नाक ने अगलग अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। मैं जाकर उसकी माँ को सब सच बता दूँगी, वह नाराज़ होगी तो गालियाँ दिखाने को भी तैयार हूँ। मैं उसको सरदार का असल चेहरा दिखाऊँगी। इतना बड़ा जुल्म मेरी मौजूदगी में मेरी आँखों के सामने हो गया और मैं कुछ भी न कर सकी। वो क्रिमिनल कालिया भी कुछ नहीं कर पाया। अगर उन लोगों ने ना जाने शेरबख्त के साथ कैसा सलूक किया होगा, और वो तो किसी और शेरबख्त के हवाले से तशवीश भी ज़ाहिर नहीं की। उसका मतलब तो यही हुआ ना सरदार ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। गली के अंदर कदम रखा तो वहाँ खड़ी कई बच्चे जो उसको दिलचस्प नज़र से देख रहे थे, उसकी गली में आगे बढ़ते हुए साथ हो लिए। आगे-आगे साले पीछे-पीछे बच्चों की फ़ौज। गली की एंड पर पहुँचकर उसने बच्चों से पूछा, "शेरबख्त के घर कौन-सा है बच्चों का?" उसके सवाल की खाक भी समझ ना आई। अल्लाह का नाम लेकर उसने सबसे आखिरी दाएँ तरफ वाले दरवाज़े के पर दस्तक दे डाली। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो वो बाहर आने वाली इसी साल की माई थी। आते-पलची में साले से कुछ कहा, जवाब में कुछ कहने के बजाय साले ने उल्टा सवाल किया, "क्या ये शेरबख्त का घर है?" शेरबख्त का नाम लेकर माई ने साले की पुश्त की जानिब इशारा किया। उसने सर घुमाकर देखा तो दूसरे घर की दरवाज़े के पर शेरबख्त को खड़ा पाया। "तुम इतना बड़ा बारात मेरे लिए लेकर आया है?" साले बेइख्तियार उसकी जानिब बढ़ी। हाथ लगाकर उसके होने का यकीन किया कि वो ठीक ही लग रहा था। सिर्फ़ माथे पर हल्का सा निशान था। साले की आँखों में आंसू आ गए। "इन लोगों ने तुम पर तशद्दुद किया। ये बातें बाहर खड़े होकर नहीं करने की नहीं है। मेरा घर कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ।" वो शेरबत को ज़िंदा सलामत सामने देखकर पुरसुकून हो गई, इसलिए हँसते हुए बोली, "क्या सारी बारात को साथ लेकर अंदर आऊँ? ये लोग तो सारा दिन इधर ही घूमते रहते हैं। तुम आओ, उन्होंने आना होगा तो आ जाएँगे।" लकड़ी को पुरानी तर्ज का दोपट वाला दरवाज़ा था। दरवाज़े से अंदर आते ही बड़ा-सा कच्चा सहन था, जिसमें फैली कच्ची धूप में साफ-सुथरे फर्श पर एक सफ़ेद रंग की गाय बंधी थी। सहन के दरमियान में एक अखरोट का दरख्त था, जो कि पूरी तरह फल के साथ भरा हुआ था। रिहायशी हिस्सा सद दरवाजे से दाएं जानिब था। कुल 3 कमरे थे, जो कि दरवाज़ा बंद थे और
और छोटे वाले कमरे से धुआँ निकल रहा था। गाय की तरफ से इशारा करके शेरबख्त बोला, "ये गुलबदन है और गुलबदन ये मेरा बहन है। कल इधर बैग ने तारुफ़ माँगा था ना, इसलिए वहाँ से मैंने सीखा है किसी अजनबी की से पहली मर्तबा मिलो तो उसको अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है?" साले हँसती, "हेलो गुलबदन, मैं तो समझती थी किसी लड़की वगैरह का नाम गुलबदन होगा, पर तुम तो खैर तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम गुलबदन को लड़की समझता था?" हाँ, शेरबख्त ने शर्माते हुए कानों को हाथ लगाया, "अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझको ऐसा लड़का समझा?" साले का देखा सारे घर में गूंज गया, "बख्त बलोच, ये लड़की कौन है?" उस कड़कदार आवाज़ पर साले मुड़ी, छोटे कमरे के दरवाजे पर एक औरत कमर पर हाथ रखे बड़ी कीनी नज़रों से साले को देख रही थी। कामान की तरह इतने अब्रू बारीक होंठ जिन पर दंतासे लगा हुआ था। आँखों में काजल की धार थोड़ी के ऊपर 3 काले नुक्ते, सब्ज़ रंग का बड़े-बड़े शीशों की कढ़ाई वाला कुर्ता शलवार जिस पर काली चादर की बकल मारी हुई थी। उसकी उम्र त 33-34 से ज़्यादा ना मालूम हो रही थी। "ये मेरी मास है, मास ये तबीब है, तुमसे मिलने आई है।" साले हैरान ही रह गए, "क्या यह शेरबख्श की माँ है? ये तो उसकी बड़ी बहन मालूम होती है।" उसने यही बात ऊँची आवाज़ में कह दी। परिजात के चेहरे पर खुशी का रंग तोड़ गया। शेरबख्श जानता था ये खुशी साले को देखकर नहीं हुई, बल्कि साले ने जो परिजात को जवान और खूबसूरत बोला है, ये फ़ख्र या मुस्कुराहट उसी बात की है। तुम नया डॉक्टर है, बहुत बख्त बलोच ने बताया था, वो तुम्हारे पास नौकरी करता है। कल ये सारी रात घर नहीं आया, कह रहा था सरदार के डेरे पर कोई काम था। घर का सारा काम मुझे खुद करना पड़ा, इस मनहूस गाय को चारा भी डालना पड़ा, बर्तन और सफाई को तो मैंने हाथ नहीं लगाया। खुद इसने 6 बजे आकर सारा काम किया है। आइंदा से सरदार को कहना ये बस दिन के वक़्त ही नौकरी कर सकता है। शेरबख्श शर्मिंदा नज़र आया, माँ को दरमियान में टोका, मैं बता चुका हूँ, आइंदा रात को कहीं नहीं रुकेगा। तुम तबीब को अंदर तो बिठाओ, कुछ खाने को दो। हाँ, तो मैंने कब रोका है? आ जाओ अंदर, इधर बावर्ची खाने में आ जाओ। साले की ज़ुबान ने साथ ना दिया। शेरबख्श उसके सामने खुद को छोटा महसूस करता। उसे एहसास से निकालने को हँसते हुए बोली, "अंदर मैं ज़रूर आऊँगी, खाना भी ज़रूर खाऊँगी, पर पहले मुझे ये बताएँ आपका नल किधर है? मुझे मुँह हाथ धोना है।" अब हैरान होने की बारी शेरबख्त की थी, जबकि उसकी माँ उसको ज़ाले को नल दिखाने का बोलकर खुद वापस किचन में चली गई। "तुम मेरी वज़ह से परेशान था, तो और क्या खुश होना चाहिए था। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए, वरना मैंने सरदार के खिलाफ पर्चा करवा देना था। उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है, उसने अपनी जान बचाने के तुम्हें आगे कर दिया। इतना खुदगर्ज़ इंसान यहाँ पर अमीर बनकर लोगों के फैसले करता है, जुर्म की इंतहा है। तुम जज़्बाती हो रहा है, वो बहुत सी ज़िंदगी के लिए अहम है, मेरा क्या है? मुझे तो मेरी माँ ने भी नहीं रोना था, पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मर्द ने मेरा खातिर अपना ज़िंदगी खतरे में डाल दा है। तो उसने ये सब तुम्हारे कहने पर तुम्हारे लिए किया होगा ना? क्योंकि मुझे तो वो जानता तक नहीं था।" साले का दिल लहू को तेज़-तेज़ फेंकने लगा, "तो वो आया था? हाँ ना? तब ही तो मैं इधर है नहीं, तो अब तक न जाने किस इलाके में होता है।" साले को मज़ीद तजस्सुस हुआ, "क्या तुमने उसका चेहरा देखा?" "किसका?" "उसी का जिसने तुम्हारी मदद की।" "हाँ ना, देखा।" साले के हाथ पर पानी भर कर वहीं रुक गया। "देखने में ऐसा लगता था, मेरा मतलब उसका रंग, दाँत, बाल कैसे हैं?" "मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। दूसरा रात का वक़्त था, पर सबसे अहम बात ये है, वो आदमी ने लड़ाई नहीं की, बल्कि वो जो लोग मुझे लेकर गए थे, उनको फ़ोन आया। उन्होंने गाड़ी रोक दी। तुम्हारा आदमी आधे घंटे बाद इधर आया, मुझे लिया, आदमियों का शुक्रिया अदा करके वापस आया। ये क्या कह रहे हो? क्या वो उसके आदमी थे? मुझे तो ऐसा ही लगा। अब सच क्या है तुम अपने आदमी से पूछना। फ़िलहाल अंदर चलो, वरना माँस बिगड़ जाएगी। वैसे माँस की तारीफ़ करके तुमने उसको अपने हक़ में अच्छा कर लिया। वो ऐसे अब आसानी से किसी के साथ हँस कर बात नहीं करती। साले ने मुँह पर ठंडे पानी के 4-5 छींटे हमारे शेरबख्त ने उसकी जानिब तौलिया बढ़ाया। मुँह साफ करके उसने शेरबख्त की आँखों में देखा, "तो मैंने तुम्हारी माँस की झूठी तारीफ़ नहीं की, जो कहा है दिल से कहा है।" तौलिया शेरबख्त के हवाले करती अंदर की जानिब बढ़ गई। "अगर मुझे इल्म होता यहाँ पर इतनी अच्छी ख़वातून से मुलाकात हो सकती है, तो मैं कब की आपको मिलने के आ जाती। चलो, मेरे बेटे के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इस लिहाज से तुम हो सकता है सारी उम्र के लिए मेरे ही घर पर रहो।" हमला इतना अचानक हुआ, साले का चारों शाने चित्त कर गया। उसने सर मोड़ कर अपने एक परेशान सी नज़र शेरबख्त पर डाली, जो खुद अपनी जगह पर साख़त खड़ा था। लब सख्ती से पहनकर वो तेज़ी से बावर्ची खाने के दरवाज़े में आया। "एक गुलाम की तरह दिन-रात तुम्हारा खिदमत किया, तुमसे कभी सिला नहीं माँगा। पहली दफ़ा मेरा कोई दोस्त इधर आया है और तुमने ऐसा घटिया बकवास कर दी, माफ़ नहीं करूँगा। अरे! ऐसा कौन-सा क़यामत आ गया, जो मैंने कहा सच ही तो है। तुम्हारे साथ हँस-हँस कर बातें कर रही है, तुम्हारे पीछे घर तक आया है। अब तुम उसको अपनी माँस के हाथों का खाना खिलवाए, कल को शादी कर कर लेगा, ताकि मुझे यहाँ से बाहर फेंक सको। वो मेरा बहन है, मुझे भाई का बोलता है। वो पहली दफ़ा मेरे घर पर आया है और तुमने मेरी बहन को गाली दे दिया।
ज़ालिक कब की वहाँ से निकल कर जा चुकी थी। परिज़ाद ने हैरत से अपने बेटे के गुस्से का इज़हार करते देखा। शेरबग तो किस दुनिया में रहता है? एक नामहरम औरत और मर्द के दरमियान कोई बहन-भाई वाला रिश्ता नहीं होता। हाँ, तो ऐसा कह सकता है, क्योंकि तुमने आज तक किसी मर्द को आकर अगर देखा है तो बेहयाई की नज़र से ही देखा है। मैं तो अपनी नज़रें उठाकर किसी की जानिब से इस डर से देखता नहीं रही हूँ, कहीं कोई गर्द मेरी नज़रों में आ जाए और लोग मुझसे इस बात पर का ताना दे सके, जैसा माँ है वैसा ही है उसका बेटा। उसकी आगे आगे इस पर ज़ियाद के मुँह से हालत का समुंदर निकला था, उसे शेरबख्त की अगली पिछली पुश्तों को सुना दी थी। अगले आग वाले चिमटे से 2-4 हाथ मार भी दिए। उसने माँ का हाथ रोका ना उसको चुप करवाया, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ा, अपनी गायें खोल ली और दरवाज़े की जानिब बढ़ते हुए अब एक पल को रुका। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ज़ालिम मेरा बहन है, मेरा महसिन है। तुमने उसका दिल तोड़ा है, अब मैं वापस इस घर में तभी आऊँगा जब तुम उससे माफ़ी माँगेगा। मेरा जूता माफ़ी माँगता है, फिर अपना जूते के साथ ही रहो। परिज़ाद ने हैरत से अपने बेटे को घर से जाते देखा। वो रोज़ की बिना पर उसकी बेइज़्ज़ती करती थी। उस पर अपनी नफ़रत का इज़हार करती थी, अपनी नाकामियों को उसका कसूर बनाती थी। उसको कहती थी, तुम्हारी बददुआ है जो मुझे कोई कदर करने वाला मर्द नहीं मिलता। आज तक शेरबख्त ने मुड़कर कभी वो जवाब तक नहीं दिया और आज एक लड़की के लिए घर ही छोड़ गया। इन दिनों उसकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में थी। हाल में उसकी प्रमोशन करके मेजर गार्डनिंग में दिया गया था। अपने काम से इसको इश्क की हद तक लगाव था। हर दिन वो पूरे बहुत दिल से तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर जाता। अपनी कम उम्र में पाई गई तरक्की की वजह से अपनी पूरी रेजिमेंट पर वो ख़ास मकबूल था। वक़्त का पाबंद डिसिप्लिन के नाम पर बर्दाश्त दिखाता। बुनियादी तौर पर वो एक बहादुर, निडर और जिंदा दिल जवान था। इंतहा का मेहनती, उसके दुश्मन को भी यकीन वो बहुत ऊँचा जाएगा। वो एक दफ़्तर के साथ मसरूफ़ था। 10-15 दिन से ना तो ज़रमीने को फ़ोन अप कर पाया, ना ही ख़त लिखने का वक़्त मिला था। पर वो कोशिश कर रहा था। एक आध दिन को छुट्टी लेकर लाहौर का चक्कर लगाए। बहन को मेजर बनने की खुशी खबरी भी सुनानी है। उस रात भी वो रूटीन के मुताबिक रात के खाने से पहले भी जिम में वर्जिश करने में मसरूफ़ था। जब 2-4 वर्दी वाले इसको ढूँढते हुए आया। उसकी हालत में, उसी लिबास में उसके अपने साथ लेकर चले गए। अगले दिन का सूरज पूरी तरह दुनिया पर तुलू हुआ था, मगर मिर्ज़ा वलीउल्लाह की दुनिया से सूरज उठा दिया गया था। ऐसे गुप्त अंधेरे में इससे वास्ते पड़ा कि वो अपनी सुध बुध भूल गया। मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गहरे ज़ाती ताल्लुकात साबित होने की बिना पर उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। साथ में उसको ये बात कही गई थी, अगर वो इस फैसले से इत्तेफ़ाक नहीं करता, अगर वो समझता है उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो अपील करना का पूरा हक रखता है। सोचो ज़रा, वो इंसान जो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक जवान जुनून के पीछे भागा हो, वो आम दर्जे का मेहनती ना हो, ना ही दरमियाने दर्जे का, बल्कि स्कूल और कॉलेज के सामने ज़माने से उसको सिर्फ़ एक ही शौक था। जब उसको अपना शौक पूरा करने का मौका मिला, तो उसने साबित कर दिया कि वो आम नहीं है। वो हर मुकाबले पर ट्रेनिंग के में औसत से ऊपरी दर्जे का सिपाही है। अपनी सारी उम्र में की गई मेहनत से तनका जोड़कर खड़ी की गई ख्वाबों की इमारत एक लम्हे में ज़मीन पहुँच गई। दोस्तों ने कहा, अपील करो। जवाब में उसने चुप दौड़ ली। गैर मुल्की एजेंट ने अपनी प्रेस रिलीज़ में ख़ास मेजर वलीउल्लाह का नाम लेकर उसकी तारीफ़ की थी। कैसे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान वलीउल्लाह ने उसकी मदद की थी। सारे मुल्क में उस खबर ने तहलका मचा दिया था। फ़ौज में वक्ती तौर पर उसको ड्यूटी में से फ़ारिग करके मालूमात की पूरी जाँच पड़ताल कर लेने तक उसको फ़ारिग कर दिया था। ये उसकी शानदार कामयाबी कि उसे इतनी सहूलत दी गई थी। भला इतना मुहिब वतन इंसान गद्दार कैसे हो सकता है? कोई उसके खिलाफ बोल रहा था, कोई उसके खिलाफ, इसका दिल हर चीज़ से चाट हो गया। जी, बलूचिस्तान के साथ अच्छी लीक होने के अलावा वो उससे हमेशा बड़े भाई की तरह ही पेश आते थे। इसलिए पर वो उनके पास आया, क्योंकि कल उसने पंजाब के लिए निकलना था। आज की रात कहीं रुकने का आसरा चाहिए था। आखिरी रात में मुहतरमा फ़िदा हुसैन मरी के अलावा वो उसके दिमाग में और कोई नाम नहीं आया जहाँ वो जा सकता। फ़िदा हुसैन ने उसके अच्छे से दिलजोई की, मगर जो खबर उसको दी वो पानी से निकली मच्छी की तरह तड़पा था। वलीद, तुम्हारी खिलाफ साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। ज़ाहिर बात है, जब फ़ौज अपनी तफ्तीश पूरी कर लेगी। असल वजह सारी अवाम के सामने आ ही जा रही है, मगर वक्ती तौर पर तुम्हारा कैरियर ख़त्म करके तुम्हें बदनाम करने की साजिश थी, और ये साजिश तुम्हारे बहनोई और उसके भाई फ़हीम की जानिब से हुई है। दोनों ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके बंदा ख़रीदा है। अब ये सब उन्होंने क्यों किया? घर के अंदर की खबरों से मैं लाइल्म हूँ। तुम 2-4 दिन इधर मेरे पास रहो, मैं पता करवा लेता हूँ आखिर ऐसा उन्होंने किस लिए किया। ये सारी बातें मुझे उनके बड़े ख़ास आदमी से मालूम हुई है, जो समझ लो कि उन दोनों को मूंछ का बाल दे है। टीवी
ٹی وی پر وہ خبر سن کر وہ خود شدد رہ گیا۔ اسی وقت 2-4 فون کر کے یہ سب بتا کیا ہے۔ ولی اللہ کا پہلا خیال زرمین کی جانب گیا۔ اسی نے کہا ٹارچر کرنے کے لیے ابراہیم شاہی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوگا۔ وہ فدا حسین مری یہ بہت روکنے کے باوجود صبح وہاں سے نکل گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ سیدھے زرمین سے ملنے کے لیے اس کے گھر ہی چلا گیا، مگر آگے وہ نہیں تھی، بلکہ اس کو گئے ہوئے تو 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ جو 2 پونیاں ڈال کر گڑیا کی طرح منہ بسور بسور کر باتیں کر گیا کرتی تھی، ذرا بڑی ہوئی تو دن رات کھانے کی چیزوں کی فرمائشیں کر کے اس کا سر کھا لیا کرتی تھی۔ پھر تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اتنی باوقار سنجیدہ سی چپ چاپ دل میں اتر نیب والی بھائی پر مرنے والی بھائی کی دیوانی آج بھائی کو بتانے بغیر ہی ملے بغیر ہی یوں چپ چپ چال چلی گئی تھی۔ پھوپھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے روتی بیان کرتی اس کو بتاتی رہی کیسے ہم نے اتنی کوشش کی تمہیں ڈھونڈنے کی، پر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، مجبوراً اس کو دفنانا پڑا۔ تم اب کب آئے ہو؟ ولی اللہ پر جو آنکھیں تمہارے انتظار میں دروازے پر لگی رہتی تھی وہ سو گئی، ایسی نیند سو گئی جس سے کوئی بھی بیدار نہیں ہوتا۔ تھکے ہوئے حوصلے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ خشک آنکھیں لیے بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ گیٹ سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا گلی کے کونے تک آیا، کونا مڑتے ہی دیوار پر کنی کے اوپر سے سر رکھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خاکی ٹراؤزر کے اوپر ہلکی براؤن ٹی شرٹ، کندھے پر درمیان سائز کا ٹریل بیگ۔ اس کے رونے کے انداز میں غصے نہیں تھا بلکہ دکھ ہی دکھ تھا۔ زرمینے میرے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھ زندہ کو قبر میں درگور کر گئی۔ وہ اپنی شرٹ کے ساتھ آنسو صاف کر کے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، مگر بار بار ناکام ہی ہو رہا تھا۔ کندھے پر ہاتھ کے دباؤ پر اس نے گردن موڑ کر سرخ پیکی آنکھوں سے دیکھا۔ سامنے ڈری سی زرمین کے ساتھ کی خاص ملازمہ کھڑی تھی، جس بار بار گلی کے کونے سے سر نکال کر گیٹ کی جانب نظر ڈال رہی تھی جیسے کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ السلام علیکم صاحب جی، میں نے آپ کو اس وقت بھی اٹھا دیکھ لیا جب آپ گیٹ پار کر کے گھر کے اندر آ رہے تھے۔ مجھے بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا اور سوچ کر میں یوں سو رہی تھی کہ نہ جانے آپ اب کبھی ادھر کو آتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ ان لوگوں نے میری بیوی کو مار دیا، اس دن جو کچھ ہوا وہ سب میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ابراہیم نے اپنے بھائی کے ساتھ کہا وہ کسی طرح آپ کا انتظام کرے۔ میں یہاں راستے میں آپ کو ساری بات نہیں بتا سکتی ہوں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی سی دور ہے، 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہونی ہے۔ آپ اگر سڑک کے دوسری جانب گراؤنڈ میں ہیں وہاں میرا انتظار کر لیں تو میں اپنی یہ چھوٹی چھٹی کے بعد آپ کو ہر بات تفصیل سے بتا دوں گی۔ ابھی اگر میں زیادہ دیر یہاں بھائی رہی تو ابراہیم کی بیوی کو میرے پر شک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی تیزی سے ارد گرد احتیاطی سے دیکھتی واپس چلے گی۔ ولی اللہ نے اپنے آنسو صاف کیے، غم سے دل پھٹا جا رہا تھا، مگر اب اس کے اندر ایک نئی آگ جاگ اٹھی تھی۔ وہ ڈھیر عمر مائی اس کی روح کو بے چین کر گئی تھی۔ اس کو سارا سچ جان لینے کی شدید خواہش تھی، مگر اس کے لیے اس کو 2 گھنٹے کا انتظار کرنا تھا۔ اور گھڑی کی سوئیاں تھم گئی تھی۔ اس کے ارد گرد ساری دنیا کا نظام، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ شام کے سائے لہراتے ہوئی پرندے گھروں کو لوٹنے کا شروع ہو گئے، پر آج کی شام ولی اللہ کو بڑی ویران، اداس اور اجری ہوئی شام معلوم ہوئی، جیسے کسی نے کائنات کے تمام رنگ ہی ایک دفعہ پہ نچوڑ لیے ہوں۔ وہ ملازمہ کے انتظار میں وہیں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود تھا، تو وہ 2 کی بجائے 4 گھنٹے بعد وہاں آئی تھی۔ معاف کرنا صاحب جی، دیر ہو گئی۔ اصل میں بڑی بیگم نے صاحب نے فون کر کے ابراہیم صاحب کو اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ اگر اپنی ماں سے آپ کے بارے میں بڑے سوال کیے، پہنا کیا ہوا تھا، کہہ کر تھا یہاں لینے کے آیا تھا، زمین کے بارے میں اس کو کیا بتایا؟ بڑی بی بی نے جو بات ایسے ہوئی تھی جیسے بتا دے، ان کو بھی فکر نہیں ان کو پھر بھی یہی فکر نہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا تم نے کہا تھا ولی اللہ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارے گا، پر پھر بھی باہر کیسے رہا، ہمارا گھر ہو کر آ گیا۔ مائی تم مجھے میری زرمینہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، مجھے وہ بتاؤ صاحب۔ وہ جاننے کے لیے میرا جگر چاہیے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو تم یہ برداشت نہ کرو، ہمارے دل سوچ کو چھلنی ہو جاتے ہیں۔ تمہارا وہ جگر کا ٹکڑا تھا، دیکھو مائی میرے حال پر رحم کرو، مجھے بتاؤ دو زرمینہ نے کیا کیا برداشت کیا صاحب۔ ایک پاک باز باکردار باحیا عورت پر دن دہاڑے اس کے شوہر نے گندا کیچڑ پھینک کر اپنے خاندان کی عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میری بیوی کا دل بند ہو گیا۔ ان لوگوں کو شرم نہ آئی، پر میری بیوی پر بڑی شرم ماری تھی، اس نے ہمیشہ کے لیے خاموشی کو چن لیا۔ ولی اللہ کے آنسو آنکھوں میں ہی ساکت ہو گئے۔ وہ اتنی اذیت برداشت کرتی رہی اور مجھے خبر کیوں نہ ہوئی؟ میں اسی ڈر سے تم سے 10 دفعہ پوچھا کرتا تھا زرمینہ مجھے بتاؤ تم خوش ہو، مجھے ہر دفعہ ٹالتی رہی۔ کاش میں نے تمہارے پر یقین نہ کیا ہوتا، کاش میں تمہیں اس مرد سے بہت دور لے گیا ہوتا۔ اب اس کا دل دماغ
मोड में आ गया था। इब्राहिम साही, तेरे जिस्म का एक-एक इज़्ज़ू, एक-एक गलिया मेरी बहन पर किए गए ज़ुल्म का हिसाब देगा। पाक से निकल कर रात के अंधेरे का हिस्सा बनते हुए अब उसकी किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं था। उसको मालूमात इकट्ठी करनी थी, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी थी। तो यह था आज के राउर के पाठ का। कैसा लगा आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस टाइम तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लगा सब्सक्राइब, मेरा चैनल आस पास बेल आइकन, आपसे मुलाकात होगी कल इस समय के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।